आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हमने तालिबान की नई सरकार को यह सुझाव दिया था कि वो 9/11 के हमले की बरसी के दिन अपनी सरकार का गठन करें। वर्ष 2001 में 11 सितंबर के दिन ही अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका पर यह हमला किया था, आपको याद होगा। और अब ऐसा लगता है कि तालिबानियों ने शायद हमारा ये सुझाव मान लिया है। अफगानिस्तान से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तालिबान अपनी नई सरकार का गठन 9/11 के दिन ही यानी 11 सितंबर के दिन ही कर सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा था। ये 11 सितंबर की तस्वीरें हैं 2001 की, आज से 20 साल पहले। और अब आप देख सकते हैं कि तालिबान ने अगर इसी दिन अपनी सरकार का गठन किया अफगानिस्तान में, तो तालिबान पूरी दुनिया का मजाक उड़ाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा मजाक होगा और साथ ही अमेरिका पर एक तमाचा भी होगा, जो तालिबान के लोग अमेरिका को बताएंगे कि उन्होंने 20 साल तक जिस आतंक के खिलाफ यह युद्ध छेड़ा था, क्योंकि उस समय अमेरिका पर यह हमला हुआ था, उस 20 साल के युद्ध के बाद अब अमेरिका की हार हुई है और आज भी आतंकवादी और आतंक दुनिया में वैसा की वैसा ही बना हुआ है। इसके अलावा आज हम अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी सेना की भूमिका पर आपके लिए एक बहुत बड़ा खुलासा लाए हैं। हमें सूत्रों से यह जानकारी मिली है, लोकल सूत्रों से यह जानकारी मिली है, इंटेलिजेंस के सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद मांगी थी और इसके बदले में कश्मीर में पाकिस्तान को मदद करने का वादा किया था। यानी तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि आप हमें पंजशीर दो, हम आपको कश्मीर देंगे। आज पाकिस्तान के पंजशीर के बदले कश्मीर वाली इसी साजिश का हम पर्दाफाश करने वाले हैं। जिस पंजशीर पर आज से पहले तालिबान समेत दुनिया की कोई सेना कब्जा नहीं कर पाई, वो पंजशीर देखते ही देखते तालिबान के कब्जे में कैसे चला गया और बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के ये संभव था ही नहीं। इसलिए हम लगातार उसी दिन से ये मांग उठा रहे हैं कि पंजशीर में पाकिस्तान की भूमिका की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराई जाए। और ये बात हम बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि पंजशीर की इस लड़ाई में पाकिस्तान की सेना क्या कर रही थी, पाकिस्तान के ड्रोन क्या कर रहे थे। पंजशीर पर पहले कभी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया। 74 वर्षों से पाकिस्तान भी कश्मीर पर कभी कब्जा नहीं कर पाया, सिर्फ सपना देखता रहा। फिर भी पाकिस्तान का यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान तालिबान की मदद करके कश्मीर पर अपने कब्जे का सपना फिर से नए सिरे से देखने लगा है। अमेरिका की सेना अपने पीछे जो लाखों हथियार और आधुनिक बंदूकें छोड़ गई है, वो देर सवेर उन्हीं आतंकवादियों के हाथ लगेंगी जो कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं और जिहाद के नाम पर वो ये काम करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के रास्ते इन हथियारों की तस्करी शुरू भी हो चुकी है। इसके अलावा तालिबान पाकिस्तान का एहसान चुकाने के लिए कश्मीर में उसकी पूरी मदद करेगा। उसे अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का भी साथ मिलेगा, जो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनका जो मिशन है वो कश्मीर को वैसे ही आज़ाद कराना है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को आज़ाद कराया है। और इन सब के पीछे सिर्फ पाकिस्तान की सोच है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति होने के बावजूद कश्मीर को कभी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सामने भारत की सेना एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। लेकिन तालिबान की मदद से पाकिस्तान कश्मीर को फिर से 1990 के दौर में लेकर जाना चाहता है। पाकिस्तान के कई बड़े नेता बार बार यह दावा कर चुके हैं कि उसके आतंकवादी भारत का खून कतरा कतरा करके बहाएंगे और एक दिन कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। इस तरह का प्रचार वो अक्सर करते रहते हैं। 1965 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया के सामने कहा था कि हम भारत के साथ 1000 वर्षों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब 1971 में भी पाकिस्तान भारत से हारा, तो पाकिस्तान के क्वेटा के पाकिस्तान मिलिट्री स्टाफ कॉलेज में एक डॉक्ट्रिन तैयार की गई, जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान भारत से कभी भी पारंपरिक युद्ध में जीत नहीं सकता, इसलिए आतंकवाद के जरिए भारत को कमजोर करना होगा। और इसके सिर्फ 9 साल के बाद ही पाकिस्तान ने भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान के क्वेटा में ही वर्ष 2001 में क्वेटा शूरा का गठन हुआ था।
क्वेटा शूरा में तालिबान के वो नेता शामिल थे जो वर्ष 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद भागकर पाकिस्तान पहुंचे थे। तालिबान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद और तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा समेत तालिबान की सरकार में शामिल ज्यादातर आतंकवादी भी इसी क्वेटा शूरा से निकले हैं। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि तालिबान की नई सरकार असल में पाकिस्तान के क्वेटा शूरा की ही सरकार है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस के कई नेताओं ने भी बार बार ये कहा है कि पंजशीर की लड़ाई में तालिबान के साथ पाकिस्तान की सेना भी शामिल है। उन्होंने तो यह भी दावा किया था कि उनके नेता फहीम दश्ती की मौत पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए एक ड्रोन हमले में ही हुई है। नॉर्दर्न अलायंस के नेता और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का मास्टरमाइंड पाकिस्तान ही है और यह सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हो रहा है। अमरुल्लाह सालेह का दावा था कि तालिबान के प्रवक्ताओं को हर घंटे पाकिस्तान के दूतावास से ही निर्देश मिलते हैं कि उन्हें आगे क्या बोलना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह बात अच्छी तरह से पता है कि सारा खेल पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका चुप बैठा है। नॉर्दर्न अलायंस के एक और बड़े नेता अहमद मसूद ने भी दावा किया था कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और कुछ दिन पहले पंजशीर में मारे गए एक तालिबानी लड़ाके के पास से पाकिस्तान का एक आई कार्ड मिला था। इससे भी साफ होता है कि पाकिस्तान ने तालिबानियों के वेश में अपने सैनिकों को पंजशीर में उतारा है। ईरान भी पाकिस्तान पर शक जाहिर कर चुका है और उसने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल WION से कहा है कि वो पंजशीर में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगा। WION को दिए एक इंटरव्यू में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमद दिनेजाद का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में उन्होंने WION को यह बताया कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना ने न सिर्फ तालिबान का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को जन्म भी दिया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का ऐसा बयान बहुत मायने रखता है। The event that has unfolded in Afghanistan is quite clear. It's an international plan that will affect all the regional countries. A group has been supported by, which is created and then it's been trained, armed, and supported by the neighbors, has captured a country and called itself a government. In the news, we heard that Pakistani officers directly got involved in the war of Panjshir. Here, I have a piece of advice for the Pakistani officials. What happened in Afghanistan will soon expand and take the grip of Pakistan and all countries that supported the Taliban. Recognizing a government which has taken power with the force of arms and with the support of the aliens, which has dominated a country and whose attitude and policies are not clear is a matter of shame. Whatever you nominated is not important. In fact, it is a meddling by a neighbor in the internal issues of its neighbor. Yes, the entire project of the Taliban is a clear violation of the rights of the Afghan people and the international laws. When a group, without relying on people's will and with the support of the aliens, designs and with the design of the aliens and their support, comes to power with the force of arms and takes control and imposes fear on the entire nation, it is a staunch violation of all historical human facts and rules. That's quite clear. It's crystal clear that the group, in fact, were
It was established 50 years ago in the process of withstanding the ex-Soviet Union, where it was trained, how it was continued. All of these are crystal clear. The naming of the perpetrators doesn't resolve any issue. Whoever has helped, for example, the U.S. has provided arms and support. Russia and China have been companions, and they have politically supported. Anybody who has been a companion and supporter is involved. All right, Pakistan was named the first response to your first question. What is happening in Afghanistan should have the proper human reaction of everybody. पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि काबुल में वो अपनी एक कठपुतली सरकार बैठा दे जिसमें पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों को बड़ी बड़ी भूमिकाएं मिलें और फिर इन्हीं के सहारे वो कश्मीर को नुकसान पहुंचाए। जब तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर रहा था तब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल में ही मौजूद था और वो खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहा था। लेकिन अब इस बात को समझिए कि तालिबान की सरकार आने से कश्मीर पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कुछ आंकड़े आज आपको दिखाते हैं। वर्ष 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और तब कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं काफी हद तक बढ़ गई थी। आंकड़ों के जरिए आज हम आपको बताएंगे। उस समय कश्मीर में लगभग 4,500 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 1400 कश्मीरी उस समय मारे गए थे जब पिछली बार तालिबान की सरकार वहां बनी। और पाकिस्तान इस बार भी यही चाहता है। इसमें हक्कानी नेटवर्क की सबसे ज्यादा वो मदद कर रहा है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक शाखा माना जाता है और तालिबान की सरकार में इस आतंकवादी संगठन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सिराजुद्दीन हक्कानी खुद इस सरकार के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उसके चाचा खलील उर रहमान हक्कानी को रेफ्यूजी मिनिस्टर बनाया गया है। काबुल पर कब्जा करने के बाद हक्कानी नेटवर्क के 10,000 आतंकवादियों का काम अब खत्म हो चुका है। वो खाली बैठे हैं और ये आतंकवादी अब किसी मिशन पर नहीं है। इनके पास अभी कोई काम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हक्कानी नेटवर्क इन्हें अब कश्मीर में आतंक फैलाने का एक नया असाइनमेंट दे दे। एक और बड़ी बात यह है कि 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और कई आतंकवादी कैंप्स के बारे में भी सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी जुटाई थी। लेकिन अब हो सकता है कि ये आतंकवादी कैंप्स सारे के सारे पाकिस्तान से अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाएं और वहां से कश्मीर को अस्थिर करने की नए सिरे से कोशिश करें। अफगानिस्तान में बदले हालात पर भारत की नजर है, इसलिए पिछले एक हफ्ते में जो बड़ी बात हुई है वो देखिए। एक हफ्ते के अंदर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने रशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव, अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मोर से बात की है। यानी दुनिया के 3 बड़े देशों के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भारत में आए हैं पिछले एक हफ्ते में। CIA के चीफ आए हैं, MI6 के चीफ आए हैं और रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये तीनों लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर, इसी हफ्ते जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये तीनों लोग आए हैं भारत और इन्होंने भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से बात की है और तीनों का एजेंडा सिर्फ अफगानिस्तान ही था। इन तीनों देशों के सुरक्षा प्रमुखों के सामने भारत ने जो 4 बड़ी बातें रखी हैं वो हैं पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISI का अफगान आतंकवादी संगठनों से क्या कनेक्शन है, अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने की भारत को आशंका है, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये भारत ने कहा है, और अफगानिस्तान से अफीम की तस्करी को भी रोका जाना चाहिए, ये भारत ने इन तीनों देशों की जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उन्हें बताया है। अफगानिस्तान के मसले पर यह भारत की तरफ से उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं पिछले 10 वर्षों से अफगानिस्तान में भी काम कर रही हैं, जबकि रशिया इस इलाके का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। तालिबान के नेताओं के रशिया से अच्छे संबंध हैं और भारत और रशिया का दोस्ती वाला रिश्ता कई दशकों पुराना है। भारत रशिया के माध्यम से तालिबान पर यह दबाव डाल सकता है कि वह अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने दे।
अफगानिस्तान के हालात पर आज भारत में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के बीच भी एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों पर चर्चा हुई। ये आतंकवादी संगठन आगे चलकर भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के रास्ते हथियारों की तस्करी को लेकर भी बहुत चिंतित हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.